Choose from the gases to answer the question. अमोनिया दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सारी गैसेस के बारे में तकरीबन जानते हो अब, एक्सेप्ट फॉर ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये जो है ना, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो जब आता है पेपर में तो आप सब कुछ पढ़ के बैठे हुए होते हो ना। तो खैर जितना, क्योंकि ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का तो जो इससे रिलेटेड पार्ट है ना, वो डाला हुआ ही नहीं है अभी यहाँ पे। Each gas can be used once, more than once or not at all। मतलब आपने इन गैस का नाम लिखना है। अब एक गैस का नाम एक बार भी आ सकता है, 2 बार आंसर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है क्या है सारे के सारे यूज हो। यार विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली है। इस तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया करो चीजों को कि एल्कली है, एसिड है। इज एडेड टू सॉइल दैट कंटेन द फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट। तो ये अमोनियम सॉल्ट है। अल्कली और अमोनियम सॉल्ट का हमने जो रिएक्शन पढ़ा है, वो रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस्ड होता है? सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। हमजा पेज नंबर 344 बुक सर इज बुक 2 में है ना? बुक 2 पेपर 2 जी। अच्छा, तो दिस इज अमोनिया NH3। पर अमोनिया लिख दो या पूरा अमोनिया लिख दो, ऊपर से अमोनिया की स्पेलिंग लिखी हुई है ना, तो अमोनिया लिख दो पूरा फॉर्म। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन था ना, वो बाकी अलग चीजों से रिलेटेड था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो वो अभी फिलहाल वो पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। सोडियम ऑक्साइड reacts with water to give sodium hydroxide. Construct the equation for this reaction. सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। पानी में डालोगे वाटर तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हो गया वो। बस इसको ना बैलेंस कर देना। सोडियम देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे 2 लगा दोगे तो ये सब कुछ ऐसे ही बैलेंस्ड हो जाएगी। क्वेश्चन 3 पढ़ो। चूज द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू आंसर द क्वेश्चन। ईच क्लोराइड कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। क्लोराइड का क्या मतलब है? क्लोराइड जिस कंपाउंड में क्लोरीन हो। अमोनियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे देख चुके हो अभी तक, सॉल्ट्स है ना ये क्लोराइड सॉल्ट। क्या कह रहा है? विच क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सी क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगी? वो ही बनेगी क्लोराइड जिसके साथ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ही होगा ना एसिड बनाने के लिए, H पॉजिटिव आयन आएगा। तो किसी के साथ सिर्फ एक के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालोगे यू गैस में HCl बनता है। सही है। फिर पूछ रहा है कंटेन्स अ कैटाइन विद अ चार्ज +1। ठीक है जी। अभी कैटाइन चार्ज +1 मतलब वो मुझसे बात कर रहा है आयनिक क्लोराइड की। अब देखो मेरे पास अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाया था, अगर तुम्हें याद हो, NH4+1 Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? Ca2+, कैल्शियम ग्रुप 2 का है ना, CaCl2। तो ये चार्ज +1 तो नहीं है कैल्शियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे पता कोवेलेंट कंपाउंड है? क्योंकि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का है, क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है, और तुम्हें पता है ग्रुप 4 और ग्रुप 7 के आपस में कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसमें आयन तो बनेगा नहीं। कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड कह रहा है मतलब कॉपर 2+ है, क्लोरीन -1 है, अगेन कॉपर 2+ है, तो ये कह रहा है कैटाइन विद अ चार्ज +1। हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन कोवेलेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो इट मस्ट बी +2। ठीक है। जिंक क्लोराइड, जिंक का चार्ज भी +2 होता है। जिंक का चार्ज आप लोग याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल देख के नहीं बता सकते हो। दिस इज +2। तो हमारे पास कौन सी क्लोराइड है जिसका चार्ज +1 आ रहा है? जो पहली वाली मैंने देखी थी ना, अमोनियम क्लोराइड, +1 चार्ज सिर्फ इसी का आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड। समझ आई बात?
अच्छा चलो क्वेश्चन 3 दोबारा देख लेते हैं एक बार। हम जरा पार्ट बी कह रहे हो ना क्वेश्चन 3 का। देखो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्लोराइड है जिसका चार्ज +1 है। अब आदि तुम पास पेपर्स करते हुए बहुत सारी चीजें सीखते हो, पढ़ी भी हैं, सारी चीजें गुजरी भी हैं, लेकिन स्ट्रीमलाइन कैसे करना है अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस से आएगा। अब जिंक क्लोराइड की अगर हम बात करें ना, जो सबसे नीचे लिखा है उसने, जिंक का चार्ज आप लोग याद कर लो, जिंक का चार्ज जो है ना +2 होता है। जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनता है ZnCl2। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम +2 होगा ना उसमें, दैट वुड बी MgCl2। तो कह रहा है कि कैटाइन जो है +1 चार्ज का, मैग्नीशियम कैटाइन है, +2 है, जिंक +2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड में कैटाइन नहीं है, इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। You know when a covalent bond is formed, when group 4 element, group 5, group 6, group 7 and hydrogen, they chemically combine together, they form a covalent bond। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड में तो कैटाइन की बात ही नहीं करेंगे, वरना तो हाइड्रोजन को बोलो +1 बनता है। हाँ वो एक अलग बात है कि when it dissolves in water it dissociates to give H positive ion, but when the chloride is formed H is not used as a cation, वो covalently bonded हुआ होता है उसके साथ, ठीक है। तो HCl is basically covalently bonded। अच्छा उसके बाद HCl को हटा दो क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें कैटाइन का काम नहीं है। फिर कॉपर 2 क्लोराइड की बात करो तो कॉपर जो है वो प्लस, कॉपर 2 लिखने का क्या मतलब है कि कॉपर मस्ट बी +2, कॉपर क्लोराइड क्या हो जाएगा CuCl2, सही है। फिर आपके पास आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी हमारे पास कोवेलेंट है, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब है CCl4, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं उसके साथ, जैसे मीथेन होता है ना, इसी तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। अब कार्बन भी ग्रुप 4 का है, क्लोरीन ग्रुप 7 का है, तो दे मस्ट फॉर्म अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जब कोवेलेंट है तो कैटाइन की बात ही नहीं करेंगे। फिर आया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक होगा, लेकिन कैल्शियम ग्रुप 2 का है, तो इट विल फॉर्म अ चार्ज ऑफ +2। हमें तो +2 वाला नहीं चाहिए ना, हमें तो +1 वाला चाहिए कैटाइन। फिर आया अमोनियम क्लोराइड। अगर तुम लोगों को एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड याद हो तो अमोनियम को हमने एज अ कैटाइन स्टडी करा था। जो कैटाइन से मैंने कहा था, कैटाइन तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमोनियम आइन NH4+1 और क्लोराइड Cl-1। तो ये भी आयनिक कंपाउंड बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम जो कैटाइन है इसमें +1 चार्ज है ना उसका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अमोनियम क्लोराइड में जो कैटाइन है अमोनियम आइन, इट हैज अ चार्ज +1। तो ये कौन सी किस चीज की बात कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड की। अब बताओ समझ आई। बसीर चलें आगे बढ़े अगर समझ आई तो। अमोनियम उमेर, अमोनियम जो होता है वो एलिमेंट नहीं है, वो ग्रुप कैटाइन है तुम्हारा, दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तुम लोगों को एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में ये याद करवाया गया था ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार कि कहाँ पे ये लिखे हुए हैं, कहाँ से तुम लोगों को दोबारा याद करने हैं। देखो ये वाला जो हैंड आउट था एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का, इसके अंदर आप लोगों को ये एक टेबल दिया हुआ था जिसके अंदर अमोनियम आइन, आखिर में मैंने कहा था कि कैटाइन में, एनाइन में तो तुम्हें ग्रुप एनाइन बहुत सारे याद करने हैं, जैसे फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड। लेकिन कैटाइन्स में मैंने कहा था कि सिर्फ एक याद करना है, डेट इज अमोनियम आइन NH4+1। ये प्रोडक्ट टेबल में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें याद करना है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है ये, सही है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं।
Next is question 4. Choose from the following oxides to answer the questions. It says oxides दी हुई है मुझे. Each oxide can be used once, more than once, or not at all. Which oxide react with both acid and alkalis? अब now you know कि हमारे पास चार तरह की ऑक्साइड्स है ना, बल्कि एक तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड होंगी, और उनको एसिडिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि दे रिएक्ट विद अल्कली या बेस. ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स. फिर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं. बेसिक ऑक्साइड्स जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं? दे रिएक्ट विद एसिड. फिर हमारे पास होती है न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना एसिड से रिएक्ट करती है ना बेस से रिएक्ट करती है. और फिर हमारे पास होती है अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या काम है? जो कि एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे. तो कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक में? जिंक ऑक्साइड. ठीक है. दूसरी ये पता है कहाँ लिखी हुई है? दूसरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अच्छा, फिर कह रहा है रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगी वो एसिडिक ऑक्साइड होंगी. अच्छा, अब नॉन मेटल ऑक्साइड में आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल हैं. बाकी देखो, कैल्शियम इज अ मेटल, वो बेसिक ऑक्साइड होगी, छोड़ दो. कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, बेसिक ऑक्साइड होगी. सोडियम इज अ मेटल, बेसिक ऑक्साइड हो गई. जिंक ऑक्साइड तुम्हें पता है एम्फोटेरिक है. बाकी बची कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज अ नॉन मेटल. सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर इज अ नॉन मेटल. बट द क्वेश्चन इज के कौन सी ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने पे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एंड दैट एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेट एसिड होता है. इसके बारे में हम बात करते हैं, चलो दोबारा. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बॉन्डिंग में पड़ा है ना. सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? इट इज अ सैंड, और सैंड जो है वो थोड़ी पानी में डिसॉल्व होता है. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड तो है, बट दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. मट्टी मट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो हो नहीं सकता. फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड. हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड तो हो सकते हैं ना पानी में डिसॉल्व, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है. तो अब ये दोनों डिसॉल्व होने पे आपके पास एसिड बनाएंगे. अब मुझे क्या पता कि मुझे सल्फर डाइऑक्साइड लेना है या सल्फर ट्राइऑक्साइड लेना है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में डालते हो ना, हमारे पास जो एसिड आता है डेट इज H2SO3, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब डालते हो तो H2SO4 आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अब ये जेन्युइन तुम लोगों का सवाल अगर बनता है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड भी तो ले सकते थे, हमें क्या पता ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है. आपको ये पता लग जाएगा जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का चैप्टर मेरे साथ पढ़ोगे. इस चैप्टर के बाद जब आप लोग अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ गैस व्हिच वी यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है वो पूरा पढ़ना है, तो मुझे पता होगा एंड में कि सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं. इसलिए फिलहाल के लिए दिस इज SO3. इसका पूरा चैप्टर है एग्जैक्टली. आगे लेट्स सी. अच्छा, इसने कुछ यहाँ पे कुछ बकवास दी हुई है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है. Which compound is a product of thermal decomposition of limestone? ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन अभी हमने मेटल्स में पढ़नी है. थर्मल डिकम्पोजिशन कार्बोनेट्स होते हैं ना, कार्बोनेट. लाइमस्टोन मैंने तुम लोगों को याद करवाया है. देखो, एक तो होता है हमारे पास क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड एंड बेसिस में, इसको हमने याद किया है क्विकलाइम. फिर एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली जो बनता है इसका, उसको हम कहते हैं स्लेक्लाइम. और कैल्शियम का एक और कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन.
ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन अगेन मेटल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी कार्बोनेट को हीट करो तो हीट करने पे वो टूट जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करो तो इट ब्रेक्स इनटू इट्स ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होता, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 का कोई और कार्बोनेट होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का तो हो गया। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, उसको हीट करेंगे तो हीट करने पे इट विल ब्रेक इनटू सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। तो एक तो उसका उसी जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। नहीं, इसमें रिवर्स नहीं होता, हो ही नहीं सकता उमेर। एक बार डिकम्पोजिशन हो गई हो गई। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या है। उसको डिकम्पोज करोगे तो उसका ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा तुम लोगों को दिया हुआ है? हाँ भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड मुझे दिख रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड दिख जाए या कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए वो लिख दो। कैल्शियम ऑक्साइड दिखा है, इट मींस दिस इज द आंसर। हमजा कहाँ है? सीओ, सीओ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। ऊपर देखो ना लिस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नहीं है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, क्या कह रहे हो हमजा? CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिस्ट में नहीं है ना। ओके जी, आगे क्वेश्चन 6 कह रहा है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। सही है। जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्ट बिहेवियर को जिंक के हम एम्फोटेरिक कहते हैं। दैट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो भाई, ये जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन। इसका इस पूरे टेबल में से ना अभी फिलहाल मैटर ऑफ कंसर्न हमारे पास एक पार्ट है। लेकिन ना इसको थोड़ा सा टेबल को, ये जो बनाया हुआ है ना इसने चार्ट, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या बनाना चाह रहा है। देखो उसने क्वेश्चन जो पूछा है ना इसका, तुमसे ये पूछा है राइट एन आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल वो होते हैं एक्वस है या सॉलिड है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्रेसिपिटेट डी। अब ग्रीन पीपीटी इसमें जो बनाया है ना इसने, ग्रीन पीपीटी, वो देखो अब तुमने टेबल अगर याद हुआ है ना वो काम आएगा। देखो इसने सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है यहाँ पे। अगर इसने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है इसमें, तो ये आयरन सल्फेट से एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है। तो ग्रीन पीपीटी कब बनता है? जब आयरन 2 पॉजिटिव आइन हो हमारे पास। आयरन 2 पॉजिटिव आइन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो ग्रीन पीपीटी आता है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या कहते हैं आयरन 3 पॉजिटिव आइन होगा तो वो आता है ब्राउन पीपीटी, वो गिविंग अ ब्राउन सोल्यूशन डिसॉल्व होने के बाद। तो इससे मुझे ये पता चला डेट मस्ट बी आयरन 2 पॉजिटिव आइन। अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है? आयरन सल्फ आयरन सल्फेट है रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो
अब अगर मैं आगे इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह रहा है, अरे बाकी का क्वेश्चन ना मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, आयरन सल्फेट है FeSO4 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रेसिपिटेट बनता है। अब वो जो, अगर तुम लोग याद हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो तो वो आता है ग्रीन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आने का मतलब क्या है कि जो चीज भी बन रही है ना, डेट मस्ट बी इनसॉल्युबल, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो इट मींस कि बन क्या सकता है, आयरन सल्फेट तो ऑलरेडी था तुम्हारे पास जिसको तुम टेस्ट कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो क्या बन सकता है इसमें, आयरन जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ लग जाए FeOH, और सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ लग जाए Na2SO4। देखो इसमें आयरन हाइड्रोक्साइड हैज टू बी सॉलिड। अब मैंने ये तो आपको याद नहीं कराया हाइड्रोक्साइड में कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है, ये तो हमने याद नहीं करा, लेकिन इट हैज टू बी इनसॉल्युबल और सॉलिड फॉर्म बिकॉज प्रेसिपिटेट बनता है। और मुझे कैसे पता है प्रेसिपिटेट बनता है आयरन 2 का, वही टेबल कल वाला कहाँ गया, ये रहा। Fe2 positive ion gives green precipitate with aqueous sodium hydroxide which is insoluble in excess। मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन किसी भी चीज के साथ है ना, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका OH नेगेटिव आयन होगा, सोडियम तो रिएक्ट नहीं होगा ना, कैटाइन कैटाइन तो नहीं जुड़ता आपस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एनाइन कौन सा है, OH नेगेटिव, और आयरन Fe2 पॉजिटिव ये कैटाइन है, तो ये FeOH बनाएंगे एंड दैट हैज टू बी अ सॉलिड PPT। और कौन सा PPT, ग्रीन PPT, ठीक है। अब ये आपको अपनी नॉलेज ना इम्प्लाई करनी है, समझ आई बात। तो अब अगर ये मुझे कह रहे हैं ना कि आयरन इसके साथ ग्रीन PPT बना है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी इक्वेशन क्या बनी होगी, आयरन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2, और ये सॉलिड फॉर्म में बना होगा। सोडियम सल्फेट सल्फेट सोडियम सल्फेट हमें पता है सॉल्युबल होता है, कैसे पता है, क्योंकि अगर हम वो टेबल देखो सॉल्युबिलिटीज वाला, तो सल्फेट सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में होगी, और आयरन सल्फेट भी सॉल्युबल होता है। अब इसकी आयनिक इक्वेशन बनाओ तो आपको पता है जो एक्वस होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयरन वुड बी Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट वुड बी SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1 बनाएगा, OH नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव बनाएगा, हाइड्रोक्साइड वुड बी 2OH नेगेटिव, सही है। अच्छा इसके आगे, अच्छा सॉरी ये तो डिसोसिएट नहीं होगा ना, ये कहाँ डिसोसिएट करो, ये तो सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आया है, दिस हैज कम इनटू अ प्रेसिपिटेट फॉर्म। जो चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म में आनी है वो तो आइंस नहीं बनाती है, वो तो ऐसे ही रहेगी FeOH2। ये ऐसे ही इसलिए रह रहा है क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट आया है। मुझे कैसे पता चला इसका प्रेसिपिटेट आया है, क्योंकि उसने मुझे लिखा हुआ है ना नीचे यहाँ पे ग्रीन PPT। मुझे बस ये चीज रिकॉग्नाइज करनी है, रियलाइज करनी है कि ग्रीन प्रेसिपिटेट किसका बनता है। एक तो मुझे पता है कि आयरन का बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे, लेकिन अब प्रोडक्ट ऐसा क्या बना होगा, देखो आयरन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आखिर ऐसा कि वो ग्रीन PPT हो। अब अगर तुम कहोगे ये सोडियम इसके साथ लगा आयरन इसके साथ लगा तो सोडियम सल्फेट मिला। अब ये मैंने तुम लोगों को याद करवाया हुआ है कि सल्फेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर बेरियम कैल्शियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। तो आप कहोगे कि सोडियम सल्फेट तो याद हुआ है कि सॉल्युबल होता है, लेकिन दूसरी चीज क्या बनेगी, आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा, तो फिर इसका क्या मतलब है, आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसलिए मैंने तुम लोगों को हाइड्रोक्साइड्स की OH की एल्केली की सॉल्युबिलिटी याद नहीं करवाई थी, क्योंकि वो बस रेंज करती है, वो बस क्वेश्चन देख के अपना आइडिया लगाना है। याद करने बैठोगे तो वो तो 15-20 ऐसे ही बन जाएंगे जो पूरे पेपर में यूज हो रहे होते हैं।
तो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए जो सॉलिड चीज है, जो प्रेसिपिटेट है, उसको आप डिसोसिएट नहीं करोगे आयंस में। बाकी सारी चीजें तुम लोगों को वो सॉल्युबिलिटी वाले टेबल से याद है। ये हो गया 2Na पॉजिटिव एंड दैट इज SO4 2 नेगेटिव। ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लाने से पहले जरा बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ भी 2 आएगा। फिर आपने वो आयन सर्किल करना है जो स्पेक्टेटर आयन्स हैं, जैसे कि सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव। ये आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखते, लिखते क्या है Fe2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव विल फॉर्म FeOH। स्टेट सिंबल्स क्या होंगे? जो प्रेसिपिटेट है वो सॉलिड, और जो आयंस होते हैं उसके स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होते हैं। ये इक्वेशन उठा के आपने यहाँ लिखनी है। इक्वेशन बनाने का बोला है, यस। राइट एन आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। और देखो इस तरह के प्रेसिपिटेट के आयनिक इक्वेशन आप लोग याद रखो ना। डायरेक्टली अगर आप सोचो कि आयरन है सल्फेट में Fe2 पॉजिटिव आयन, it has to react with OH negative ion to produce iron hydroxide which is FeOH2। तो यहाँ 2 लगा दो। आयन सारे एक्वस में होंगे और प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जरा क्वेश्चंस करोगे ना ज्यादा, तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें याद कर लेना उसको शुरू का ही पार्ट, तो हम लिख के आ जाएंगे आंसर, मसला नहीं होता कोई। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पास पेपर्स पे हाथ साफ करना पड़ेगा। ये जो हमजा इक्वेशन देख लो। चले आगे। हुनैन मैं आज बोल देता हूँ, आज बोल देता हूँ, बोल देंगे। पास पेपर्स किस किस को और चाहिए? मुझे एक बार काउंटिंग बता दो अपनी। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है एट हाई टेम्परेचर टिन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म टिन ऑक्साइड। टिन जो होता है वो मेटल है, Sn, Sn उसका सिंबल होता है। And one other product, this reaction is reversible. The other product is a gas which gives pop sound with a lighted sprint. अब you know which gas gives a pop sound with a lighted sprint? Hydrogen. Hydrogen gives a pop sound with a lighted spring. अच्छा जी, टिन ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब वो तुम्हें बता रहा है, मैंने तुम्हें टिन ऑक्साइड याद नहीं करवाया एम्फोटेरिक, मैंने तुम्हें एल्यूमिनियम और जिंक याद कराया। अब अगर वो कोई देगा ना, अब तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोगों ने जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें, जैसे मुझे किसी ने बोला लेड ऑक्साइड भी तो एम्फोटेरिक होती है, मैंने कहा देखो अब पास पेपर्स में जब वो खुद बताए ना कोई ऑक्साइड के वो इस तरह की होती है, तुम्हें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए एल्यूमिनियम और जिंक का। अब अगर पास पेपर में कोई आती जा रही है ना, टिन ऑक्साइड आ गई, लेड आ गई, तो तुम अपने पास नोट्स में ऐड कर लो। सबसे स्मार्ट टेक्निक तो यही होती है कि आप पास पेपर से भी अपने लेक्चर्स बनाते जाओ। तो जो चीजें पास पेपर्स में आती जाए और जो तुम्हें लगे ना यार ये काम की चीज है और ये बार बार रिपीट होती है, तो तुम अगर बिफोर हैंड तुम्हें उस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो अगर तुम लोग गूगल क्लासरूम पे जाओ, मैं ये बात सारी की सारी लर्निंग टेक्निक्स में भी करता हूँ कि तुम लोगों ने अपने लेक्चर्स किस तरह से डेवलप करना है। इस सेशन में तो आप लोगों ने अपने लेक्चर्स बनाए ही नहीं है ना, वो तो लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने हैंड आउट, मैंने तो सॉफ्ट पे नहीं देता था, ये रिटन हैंड आउट्स में नहीं देता था, मैं क्लास में लिखवाता था। टाइम कम था इसलिए मैंने ये देना शुरू करे बना के।
तुम लोग उस पर इतना रिलाय हो गए कि तुमने क्लास में लिखना ही छोड़ दिया। तो तुम लोगों ने जो सब वो जो टेक्निक लर्निंग टेक्निक्स की वीडियो देखना है, उसमें मैं हमेशा से यही बात करता हूँ कि आपने अपने लेक्चर्स खुद बनाने हैं और सिर्फ क्लास में बैठ के नहीं बनाने। क्लास में बैठने के बाद 5 पेपर्स करने के बाद और लेक्चर्स बनाने हैं, ठीक है? तो प्लीज अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास, वो देख लो। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं टिन ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अब यहाँ पे तुम्हें अगर पता चल गया टिन ऑक्साइड तो तुम जाके ऐड कर लो उसमें अपने नोट्स में अगर करना है तो। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक वो तुमसे पूछेगा, वो बताएगा नहीं कि ये दोनों कौन सी ऑक्साइड है। कोई और देगा ना, तुम्हें खुद बता देगा। अब तुम्हें अपनी लिस्ट अच्छी करनी है, जाके लिखो प्लीज, काम आएगा तुम्हारे। Explain the meaning of the term amphoteric oxide. Amphoteric oxide, you know, which reacts with both acid and alkali, acid and base. Both acid and base. सही। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। एसिड एंड बेसिस पढ़ते वक्त बताया ना कुछ एसिड्स के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ देम। रिएक्ट विद टिन टू फॉर्म टिन 4 ऑक्साइड। अब टिन का सिंबल देखो, इसने SN दिया हुआ है, प्रोडक्ट टेबल से भी ढूंढ सकते हो उसको। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर इज फॉर्म, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। देखो जब उसको कोई आंसर अपने मार्क्स निकालने होते हैं ना, तो आगे पीछे की पूरी केमिस्ट्री की कोई ना कोई इक्वेशन तुम्हें दे देता है। अब ये रिएक्शन तुमने कभी नहीं पढ़े, ये ऊपर वाला रिएक्शन जो नाइट्रेट वाला मैंने पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है ना, ये पढ़ना है तो प्रोडक्ट बनेगा। बस तुमसे वो इक्वेशन बनवाना देखना चाह रहा है, बैलेंसिंग मांग रहा है तुमसे, जो बोला हुआ है वो देख रहा है, देखना चाह रहा है तुमने सही लिखा या नहीं लिखा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तुम्हें याद है या नहीं याद, बस तुम्हें ये चेक करना चाह रहा है वो। क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद टिन। अब टिन का सिंबल क्या होगा, SN है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टेबल में भी मिल जाएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है SN, टिन ऑक्साइड। तो टिन reacting with nitric acid which is HNO3, कह रहा है टू प्रोड्यूस टू फॉर्म टिन 4 ऑक्साइड। अब टिन 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम सही बनाओगे या नहीं बनाओगे, वो तुमसे देखना चाह रहा है। 4 ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, 4 इसका क्या मतलब है कि इसका चार्ज क्या है यहाँ पे, 4 +4। ऑक्सीजन का चार्ज तुम लोगों को पता होता है -2। अब यहाँ से दोनों में कॉमन नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो डेट वुड बिकम +2 एंड -1, ठीक है। और ये क्या 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन ड्रॉप कर दोगे, 1 यहाँ आ जाएगा, तो डेट वुड बी SnO2। बस ये देखना चाह रहा है कि क्या तुमने टिन का फॉर्मूला सही बनाया है नहीं बनाया, क्या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सही लिखा है नहीं लिखा। क्या कह रहा है, क्या बना, टिन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगेन याद करना है, NO2 एंड वाटर, वाटर का फॉर्मूला अगेन तुम लोगों को याद होना चाहिए, H2। ये इक्वेशन बनाने के बाद इसकी बैलेंसिंग जरूर करनी है, ठीक है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 मार्क का है, एक पूरा का पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने का 1 मार्क है, ठीक है। यस अरीब 1 मार्क का। तो बैलेंसिंग अब थोड़ी सी ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बैलेंसिंग आ जाएगी। बैलेंसिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये इक्वेशन मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ट्राई टू बैलेंस इट।